हेलो दोस्तों, विश्वास एग्री क्लासेज नागौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कमल किशोर, एजुकेटर ऑफ केमिस्ट्री। बात कर रहे हैं, देखो फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी परमाणु संरचना का पहला भाग। आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने कहा था कि परमाणु जिसके अंदर 3 कण जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज के बारे में बात हुई थी। आज उन्हीं खोज की बात होने के बाद में कुछ मॉडल प्रस्तुत किए गए थे, जिससे पता चला कि उन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की उस परमाणु में स्थिति क्या है। उस स्थिति के बारे में जानने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडलों से समझाया था। उस मॉडल के बेस पर पता चला कि प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की परमाणु में स्थिति क्या है। उसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे वैज्ञानिक थॉमसन, जिन्होंने एक परमाणु मॉडल दिया था, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखो, थॉमसन के परमाणु मॉडल केवल थॉमसन के परमाणु मॉडल के नाम से ही नहीं जाना जाता है, बल्कि इनके 2 अदर नाम भी हैं जिनकी हम बात करते हैं। एक नाम प्लम पुडिंग मॉडल, पहला नाम प्लम पुडिंग मॉडल। बात करते हैं दूसरी तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल इंग्लिश में बात करें इसे वाटरमेलन कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल। देखो, इस मॉडल के अंदर थॉमसन साहब ने क्या बात कही थी, बहुत नॉर्मल बात जो हम करेंगे। जो सबसे पहले बताने वाले कौन थे? थॉमसन साहब थे। थॉमसन साहब से पहले इस परमाणु की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को कोई नहीं बता पाया। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। ध्यान से सुनेंगे, परमाणु एक धनावेशित गोला है। धनावेशित गोला मतलब क्या? कि यह पूरा का पूरा जो परमाणु है वो धनावेश से मिलकर बना है। क्या कहेंगे? धनावेश से मिलकर बना है। तो बात हमने पढ़ी थी। अब थॉमसन साहब केवल प्लस और माइनस 2 की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उस वक्त न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रॉन की बात होती है, उनकी खोज नहीं हुई थी। तो खोज नहीं हुई थी तो उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कोई बात नहीं कही। उन्होंने केवल प्लस और माइनस यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कही थी। तो इन्होंने कह दिया कि धनावेशित गोला, जिसमें पूरे के पूरे गोले में प्लस होता है और उसमें जो माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन अंदर धंसे हुए रहते हैं। माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन अंदर धंसे हुए रहते हैं। जिस प्रकार हमने देखा है कि एक तरबूज के समस्त गिरी वाला भाग है, उसको धनावेश बता दिया। उसको क्या बता दिया भाई? धनावेश। जबकि उसके अंदर जो बीज धंसे हुए रहते हैं, उन बीजों का इलेक्ट्रॉन का स्थान बताया गया। इन बीजों को इलेक्ट्रॉन का स्थान बताया गया। ध्यान से सुनेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले बात बताने वाले कौन थे? थॉमसन साहब थे। तो थॉमसन साहब ने ये बात कही थी, धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे हुए रहते हैं, उस प्रकार धनावेश में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। दूसरी बात, ये प्लम पुडिंग जो मॉडल था, इसको कुछ इस प्रकार भी देखा जा सकता है, जिस प्रकार हम बात करते हैं कि एक दूध की खीर में जो दूध का संपूर्ण खीर का जो भाग है, दूध है, दूध वाला भाग है, वो तो धनावेश है। लेकिन उसके अंदर जब हम बात करते हैं किसकी, कि कुछ काजू है, कुछ किशमिश है जो हम ऊपर से डालते हैं, वो किस प्रकार उसमें धंसे हुए रहते हैं, कुछ किस प्रकार वो उसमें व्यवस्थित रहते हैं, कुछ इस प्रकार जैसे धनावेश के अंदर कौन रहता है? ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है। सबसे पहले बात बताने वाले कौन थे? थॉमसन साहब। तो ध्यान से सुनेंगे, परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धनावेशित गोला है। दूसरी बात, ध्यान से सुनेंगे, इसके अंदर ऋणावेशित भाग, यानी मैं क्या कहूंगा, कोष्टक में क्या से कह सकता हूं? इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। धंसे हुए रहते हैं।
आई बात समझ में? मतलब क्या कि धनावेशित गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ये इनके क्या थे भाई? प्रेक्षण थे। ध्यान से सुनना, जब भी कोई मॉडल दिया जाता है तो उसके कुछ प्रेक्षण होते हैं। प्रेक्षण के बारे में जब बात आती है तो उसमें कुछ नवाचार ऐड करने के लिए, या वो मॉडल सही नहीं होता, उसकी कमियां जब पता चल जाती है, तो जो नेक्स्ट मॉडल आता है उन कमियों को कंप्लीट करके नेक्स्ट मॉडल अपनी बात देता है। तो थॉमसन के मॉडल की जब बात करते हैं तो थॉमसन साहब ने इतना बताया था। इसके बाद में जो भी नया मॉडल आएगा वो पहले बताएगा कि थॉमसन साहब के मॉडल में ये कमी रह गई थी, और इस कमी को कंप्लीट करके वो क्या देंगे भाई? नेक्स्ट मॉडल की बात करेंगे। तो थॉमसन साहब की कुछ मॉडल की कमियां हैं, बात करेंगे थॉमसन मॉडल की कमियां। थॉमसन मॉडल की कमियां। पहली कमी क्या? कि ये धनावेश और ऋणावेश यानी प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के संबंध को, की स्थिति को सही ढंग से दर्शा नहीं पाए, कि स्थिति को सही ढंग से दर्शा नहीं पाए। पहली कमी रह गई थी इन्होंने, कि इन्होंने प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की स्थिति को सही ढंग से दर्शाया नहीं था। मैं कहूंगा इन्होंने प्रोटॉन यानी मैं दूसरी बात क्या कह सकता हूं? धनावेश व इलेक्ट्रॉन यानी मैं क्या कह सकता हूं? ऋणावेश के संबंध को नहीं समझा पाए। ठीक बात है। दूसरी कमी की जब बात करते हैं तो हम कहेंगे कि यह परमाणु का स्थायित्व और इनके मॉडल में इन्होंने कहीं नाभिक की बात नहीं की थी कि भाई नाभिक कहाँ है, नाभिक होता भी है क्या, ऐसी कुछ बात नहीं की थी। तो परमाणु का स्थायित्व व नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की। स्थायित्व की क्या नहीं की? व्याख्या नहीं की। यानी ये इन मॉडल की क्या रह गई थी भाई? कमियां रह गई थी, जिसके कारण अगला मॉडल दिया गया और देने वाले का नाम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने थॉमसन साहब की बात रिपीटली करें तो देखेंगे थॉमसन साहब ने क्या बात बताई थी कि भाई धनावेशित गोला है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो धसे हुए रहते हैं, और सीधी सी बात है जिस प्रकार की एक तरबूज का गिरी वाला भाग धनावेश और उसके अंदर जो बीज धसे हुए रहते हैं वो ऋणावेश को दर्शाते हैं। ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था। और इनकी कमियां क्या रह गई थी कि धनावेश और ऋणावेश की सही बात नहीं बता पाई। दूसरी बात ये स्थायित्व किसका? एटम का। और दूसरी बात नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। ये थॉमसन साहब की बात है। इनके बाद में जब नए हम बात करेंगे किसकी भाई? इनके बाद में हम बात करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और इसका नाम एक और दिया जाता है रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग। रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग। देखो क्या था यह प्रयोग, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो इस प्रयोग को करने के लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका थी रदरफोर्ड के शिष्यों की, जो उनके वहां काम करते थे। क्यों? देखो कि रदरफोर्ड एक बहुत अच्छे जाने माने वैज्ञानिक थे, जिनके पास में वो सारे साधन या संसाधन उपस्थित थे जो कोई सा भी प्रयोग कर सकता है। क्योंकि ये थोड़ा सा जो प्रयोग है वो कॉस्टली था, बात करें तो महंगा पड़ता था, हर आदमी इस प्रयोग को कर नहीं सकता। कैसे? क्योंकि इन्होंने अपने प्रयोग में, हम बात करेंगे आगे, कि अल्फा कण लिए थे, वो भी महंगा। बात करते हैं सोने की पन्नी की, वो भी महंगा। यानी कॉस्टली था, हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण ये रदरफोर्ड अब उनके समय में चलते वैज्ञानिक थे, इनके यहाँ चल भी रहा था काम, तो इन्होंने इनके बारे में आगे अध्ययन किया। तो देखो हुआ क्या, रदरफोर्ड के शिष्यों ने रदरफोर्ड साहब को बताया कि सर सुनो कि क्या
कि जो थॉमसन साहब बात बता के गए हैं कि धनावेश से जो पूरे में ऐसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, ऐसी कुछ बात हमें समझ में नहीं आ रही। इस बात में कुछ न कुछ झोल है, हमें कुछ न कुछ इसमें क्या लग रहा है, अंतर लग रहा है। कैसे लग रहा है साहब? तो उन्होंने कहा कि सब हमने थोड़ा बहुत प्रयोग किया, उसमें हमें ऐसा लगा कि धनावेश संपूर्ण भाग में नहीं रहता है। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भाई ऐसा कुछ हम बात करते हैं तो उससे पहले हमारे पास कुछ न कुछ प्रूफ होना चाहिए, तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इन्होंने प्रयोग में क्या बात बताई, ध्यान से सुने। सबसे पहले इन्होंने अपने प्रयोग के अंदर एक एल्फा कण का स्रोत लिया। क्या लिया भाई? एल्फा कण स्रोत, ठीक है, जहां से क्या निकलते हैं? एल्फा कण। बात एल्फा कण की कर रहा हूं, इधर ध्यान से सुनेंगे। एल्फा कण, इन पर जो आवेश होता है, एक बात सुनना, इन पर जो आवेश होता है वो हीलियम के समान। द्रव्यमान की बात करते हैं वो भी हीलियम के समान। हीलियम के नाभिक के से तुलना की गई इसकी, हीलियम के नाभिक से तुलना की गई। मतलब क्या कि एल्फा कण पर जो आवेश है वो हीलियम के समान, यानी 2, और द्रव्यमान की बात करते हैं तो कितना होता है? 4, जो कि हीलियम का भी होता है। तो बात होती है एल्फा कण स्रोत, जहां से क्या निकलते हैं भाई? एल्फा कण निकलते हैं। दूसरी बात, इस एल्फा कण के स्रोत के सामने इन्होंने क्या रखा था भाई? एक स्वर्ण पन्नी रख दी थी। क्या रख दी थी? स्वर्ण पन्नी, यानी सोने की एक क्या रख दी थी भाई? पन्नी रख दी थी। ठीक बात है। और यहां पर इन्होंने क्या किया? एक पर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? पर्दा। अब प्रयोग में ध्यान से सुनेंगे। देखो कि पर्दा लगाने के बाद इन्होंने सबसे पहले देखा कि यहां से एक किरणों की बात करेंगे, अलग अलग प्रकार की किरणें निकली, अलग अलग दिशा में इन्होंने प्रेक्षित किया। इन्हें पता चला कि किस प्रकार यहाँ से विचलन किरणें दर्शा रही है। इन्होंने एल्फा कणों की बौछार की, और ये जो पन्नी है वो कौन सी है भाई? स्वर्ण पन्नी। और स्वर्ण पन्नी, इनका जो आकार है वो बहुत पतली है। बहुत क्या है भाई? पतली है। आई बात समझ में? अब क्या कहेंगे कि इन्होंने जैसे ही एल्फा कणों की बौछार की एक स्वर्ण पन्नी पर, तो क्या बात सामने आई? इन्होंने देखा, देखो इसके कुछ प्रेक्षण भी पूछे जाते हैं, इसके बाद में इसके निष्कर्ष पूछे जाते हैं। तो प्रेक्षण और निष्कर्ष दोनों ही थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रेक्षण और निष्कर्ष की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रेक्षण मतलब इन्होंने क्या किया? तो क्या किया था? इन्होंने एल्फा कणों की बौछार की थी स्वर्ण पन्नी पर। अब हुआ क्या कि इन्होंने देखा कि जिस एल्फा कण को इन्होंने प्रेक्षित किया उनमें से कुछ एल्फा कण ऐसे थे, लगभग देखो हम बात करते हैं कि इन्होंने लाखों एल्फा कणों की बौछार की होगी, हमने लगभग 20,000 एल्फा कणों की बात करते हैं, शॉर्ट बात करते हैं। तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या देखा कि जो एल्फा कणों की इन्होंने बौछार की थी उनमें से जो एल्फा कण नाभिक से दूर है, नाभिक से जिनकी दूरी है, वो एल्फा कण लगभग, या मैं यूं बात करूं कि एक परमाणु में से उन्होंने जब एल्फा कणों की बौछार की तो पता चला कि लगभग एल्फा कण है जो सीधे ही गुजर गए। यानी इस एल्फा कण की मैं बात करता हूं तो ये एल्फा कण लगभग क्या हो गया भाई? सीधा ही गुजर गया। सीधा ही गुजर गया मतलब क्या कि ये एल्फा कण है ना, जो कहीं विक्षेपित हुआ ही नहीं, कहीं विक्षेपित हुआ ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये भी सीधा सीधा गया। चलो ठीक बात है। और ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ कुछ है? इस यहाँ पर इन्होंने वही ZnS, यानी कि कहने का मतलब क्या? जिंक सल्फेट स्फुरदीप्ति पदार्थ, स्फुरदीप्ति पदार्थ का क्या कर दिया भाई? लेपन। इसका काम क्या है? चमक उत्पन्न करना। ठीक बात है। अब देखो, तो ये दोनों के दोनों कण जो सीधी रेखा में ही चले गए। ठीक है। अब जैसे नाभिक के समीप आए तो कुछ विचलन बढ़ा। सपोज दैट ये कण यहां पर आ गए, ये कण यहां पर आ गए, विचलन बढ़ा। और जैसे ही इन्होंने देखा कि जो नाभिक के एकदम ऊपर एल्फा कण आपतित हुआ, वो एल्फा कण जिस दिशा में गया उसी दिशा में क्या आ गया? वापस लौट आया। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, हम बात करेंगे प्रेक्षण की, तो देखना ये प्रयोग था, मैं बात प्रेक्षण की करता हूं। तो देखो रदरफोर्ड के प्रेक्षण,
रदरफोर्ड के प्रेक्षण। जब प्रेक्षण की बात आती है तो ध्यान से सुनेंगे, रदरफोर्ड के प्रेक्षण। तो सबसे पहले प्रेक्षण की जब मैं बात करता हूं तो उन्होंने क्या कहा था, अधिकतर एल्फा कण सीधे ही गुजर गए। दूसरी बात, नाभिक के समीप वाले एल्फा कण विचलित होने लगे, अर्थात प्रतिकर्षण बढ़ा। तीसरी बात क्या थी, सबसे बीच वाला एल्फा कण अपने पथ पर, यानी मैं कहूंगा 180 डिग्री पर पुनः मुड़ गया। चौथी बात इनकी प्रेक्षण की क्या, इन्होंने नाभिक की खोज भी की थी। तो इन्होंने बताया कि पहले तो इन्होंने परमाणु की साइज की भी बात की थी। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर, इसको एंगस्ट्रम भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। 1 एंगस्ट्रम मीटर होता है, जबकि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर होता है। अर्थात मैं क्या कहूंगा, अर्थात नाभिक परमाणु से 10⁵ छोटा होता है। आगे बात समझ में पूरी की पूरी। ये किसके प्रेक्षण थे भाई, रदरफोर्ड के प्रेक्षण थे। और रदरफोर्ड ने ही क्या किया था भाई, नाभिक की खोज की थी। तो एक स्टार लगा के बात लिख लेंगे यहाँ कि नाभिक की खोज का श्रेय भी किसे जाता है, नाभिक की खोज का श्रेय भी किसे जाता है भाई, रदरफोर्ड को ही जाता है। तो ये रदरफोर्ड के फ्रैक्शन थे। दूसरी बात करेंगे रदरफोर्ड के निष्कर्ष। किसकी बात करेंगे, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष पहला क्या था कि इन्होंने क्या देखा कि अधिकतर एल्फा कण सीधे जा रहे हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली है। परमाणु के अधिकतम भाग में कुछ भी उपस्थित नहीं है। तो परमाणु का अधिकतम भाग खाली है। परमाणु का अधिकतम भाग खाली है। क्यों भाई, क्योंकि मैक्सिमम जो एल्फा कण है वो कहां गए, सीधे ही गुजर गए। परमाणु का अधिकतम भाग क्या है, खाली है। दूसरी बात क्या कि परमाणु का अधिकतम भाग खाली। अब जैसे जैसे दूसरी बात क्या आई थी
कि भाई नाभिक के समीप जाएंगे तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा। इसका मतलब इन्होंने बताया था कि नाभिक में ऐसा कुछ पार्ट उपस्थित है जो इन एल्फा कण को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। और एल्फा कण को प्रतिकर्षित कौन करेगा, क्योंकि एल्फा कण पर भी प्लस आवेश उपस्थित होता है और नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है, उस पर भी आवेश कैसा, प्लस। तो हमेशा समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो नाभिक के समीप जैसे ही एल्फा कण जा रहे हैं, इसका मतलब एल्फा कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं, यानी फाइनल हो गया कि एल्फा कण नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के द्वारा क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो दूसरी बात क्या कहेंगे, नाभिक में उपस्थित धनावेश द्वारा प्रतिकर्षण बढ़ गया। और तीसरी बात क्या कि नाभिक में प्लस उपस्थित है, इसीलिए तो एक कण लगभग 20,000 कणों में से, ध्यान दें, लगभग 20,000 कणों में से मात्र एक कण 180 डिग्री पर पुनः लौटा, अर्थात परमाणु में धनावेशित भाग कहां उपस्थित है, नाभिक में उपस्थित है। आएगी बात समझ? ये सारी की सारी बातें किसने बता दी थी भाई, रदरफोर्ड साहब ने निष्कर्ष निकाल दिया था। निष्कर्ष के आधार पर बात हुई थी कि ये बातें हमें समझ में आ गई। परमाणु का अधिकतम भाग खाली है, नाभिक में उपस्थित धनावेश द्वारा प्रतिकर्षण बढ़ गया, लगभग 20,000 कणों में से केवल मात्र एक कण है जो 180 डिग्री पर वापस आया। इसका मतलब परमाणु के जो धनावेशित पार्ट है वो कहाँ है, नाभिक। अब दूसरी बात, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कही थी कि परमाणु का जो धनावेशित भाग यानी प्रोटॉन है वो तो नाभिक में उपस्थित होता है। तो नाभिक, दो चार बातें और देखो क्या बात हुई थी। ये एक बात कहते हैं कि परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन इन्होंने बताया था बाह्यतम कोश में क्या लगाते हैं भाई, चक्कर लगाते हैं। बाह्यतम कोश में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में चक्कर लगाते हैं। आई बात समझ? अब देखो इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश में चक्कर लगाते हैं, इन्होंने बात एक और भी कही थी। इन्होंने कहा जिस प्रकार ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। आई बात समझ में? ठीक बात है। अब देखो इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बंध से उस ग्रह से बंधा हुआ रहता है। इसी प्रकार
नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एक बंध काम करता है जिसे कूलम्ब बल बोलते हैं, वो उसको आकर्षण प्रदान करता है। इसी कारण एक इलेक्ट्रॉन है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, उससे बंधा हुआ रहता है। लेकिन बात ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि नाभिक की ओर वो आकर्षित हो रहा है, तो समझ में तो कुछ यूं नहीं आ रहा हमें कि भाई आकर्षित जब होने की बात हो रही है, इसका मतलब आकर्षण इतना है, उसका द्रव्यमान इतना है, तो घूमते 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 उस द्रव्यमान के कारण, उस आकर्षण के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, आके कहाँ आके गिर जाना चाहिए? नाभिक में गिर जाना चाहिए। जबकि हम आगे की खोजों में बात करेंगे या फाइनल अब हमें नॉलेज है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी गिरता नहीं है, एक निश्चित कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो ये कैसे संभव हो पाया? तो ये बात उन्होंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर क्यों लगाता है, क्योंकि देखो दो प्रकार के बल होते हैं, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। जब संतुलित बल की बात होती है ना, तो वो बल क्या कहता है कि संतुलन बल उसे कहते हैं जब कभी वस्तु गति नहीं करती, ना ही बाहर जाती ना ही अंदर जाती, दोनों तरफ लगने वाला बल जब समान हो जाता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। हम बात करते हैं जब तक किसी वस्तु को या फर्श पर रखी किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं तो वस्तु जब तक वो गति नहीं करेगी तब तक हमारे द्वारा लगाया गया बल और उसके विरोध करने वाला बल बराबर हो। जैसे ही हमारा बल ज्यादा हो जाता है तो वो बल असंतुलित हो जाता है और वस्तु क्या करनी शुरू हो जाती है? गति करनी शुरू हो जाती है। इसी कारण हम बात कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने के लिए उसे एक बल, संतुलन बल काम करता है, और वो संतुलन बल हमेशा दो होते हैं भाई। एक कौन सा बल? संतुलन बल। संतुलन बल, संतुलन बल की बात करेंगे तो संतुलन बल या संतुलित बल एक ही बात है। संतुलित बल कह सकते हैं, संतुलन बल कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने के लिए दो प्रकार के संतुलन बल, एक तो जो बाहर की ओर, वो कौन सा? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, इसको संतुलित कौन कर रहा है? अभिकेंद्रीय बल। ठीक बात है। अपकेंद्रीय बल की जब मैं बात करता हूं तो mv²/r। अभिकेंद्रीय बल की बात करता हूं तो अभिकेंद्रीय बल यहां पर कौन उत्पन्न करता है? कूलम्ब बल। कूलम्ब बल उत्पन्न करता है। तो कूलम्ब बल की जब मैं बात करूंगा तो कूलम्ब बल होता क्या है? देखो ध्यान से देखना इधर। कूलम्ब बल की मैं बात करूं तो F = kq1 q2/r²। ये हमारे पास कौन सा बल है भाई? कूलम्ब बल है। ये हमारे पास कौन सा बल है? कूलम्ब बल। यही इसको नाभिक की ओर अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ k की जगह मैं ले लेता हूं z, k की जगह z, जो परमाणु आगे क्रमांक की बात करेगा। E किसका आवेश भाई? यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों आवेश की बात करते हैं। तो Q1 और Q2 आवेश कौन से? जिन दोनों में आकर्षण बल लग रहा है। यहाँ आकर्षण किस में लगेगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में लगेगा। तो प्रोटॉन पर आवेश कैसा? धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा? ऋणावेश। लेकिन ध्यान से सुनना, हमने बात की थी धनावेश और ऋणावेश भले ही हो, लेकिन इनमें जो आवेश की मात्रा है वो दोनों की क्या होती है? बराबर। 1.6 × 10⁻19 की बात करते हैं। तो मैं कहूंगा प्रोटॉन पर यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो प्रोटॉन पर भी क्या होगा? E बटा दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? r²। एक r से एक r कैंसिल हो गया। मैं कहूंगा mv² = ze²/r। ये आगे रदरफोर्ड से नहीं, रदरफोर्ड से आगे जाने की बात होती है, तो वो वैज्ञानिक है जो इसकी बात करता है। समझ में आ गई बात? ये सारी की सारी बातें जिसकी इन्होंने बताई भाई, रदरफोर्ड साहब ने बताई थी। रदरफोर्ड साहब ने ये सारी बात बताने के बाद में उन्हें पता चला कि फिर भी इस मॉडल में कुछ क्या रह गई है? कमियां रह गई है। इन कमी को पूरा करने के लिए आगे नेक्स्ट वैज्ञानिक कौन आएगा? बोहर वैज्ञानिक आएगा। अब देखो रदरफोर्ड साहब की कमी क्या रह गई। एक तो रदरफोर्ड साहब ने यह नहीं बताया कि हाइड्रोजन की स्थिति के अलावा दूसरों के बारे में ये बात नहीं कर पाई। दूसरी बात ये क्या थी कि जब रदरफोर्ड इतनी बातें बता ही रहे थे, लेकिन एक बात इन्हें यह समझ में नहीं आई कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उसे एनर्जी कहां से मिल रही है। वो अब आपको पता है कि जैसे ही कोई चीज काम करता है, कोई आदमी भी काम करता है, हम हमारे पर ले ले, तो कोई ना कोई काम करेंगे तो हमारा सीधी सी बात है एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होगी तो सीधी सी बात है थकान आएगी, यानी हम बैठ जाएंगे। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन घूमता 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 उसकी एनर्जी लॉस होगी तो वो घूमते घूमते कहाँ आ जाना चाहिए? सेंटर में आ जाना चाहिए। जब ये ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फिक्स एक ही कक्षा में, एक ही ऑर्बिट में क्या लगाता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। तो ये इन साहब की क्या रह गई थी? कमियां। इन साहब की कमियों को पूरा करने के लिए आगे आएंगे बोहर साहब, बोहर के बाद में हम बात करेंगे सोमरविल साहब की। तो ये ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एक हो सकता है कि 5-4 दिन के लिए क्लास हमारी ये
अपलोड होने में टाइम लग जाए, कुछ समय की व्यस्तता के कारण बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।